नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अगर आपके मुताबिक संसद से कानून पास नहीं हुआ तो क्या उसे विधानसभा में फाड़ दिया जाएगा? क्या उसकी प्रतियां सड़क पर जला दी जाएंगी? सवाल यह भी है कि विरोध के नाम पर किसी भी प्रदर्शन में संसद से पारित कानून की कॉपियों को फाड़ना या उसे जलाना क्या संविधान को तार-तार करने जैसा नहीं है? सवाल यह भी कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट से आपके मुनासिब फैसला नहीं आया तो सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ भी सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हंगामा मचा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। एनसी ने स्थगन प्रस्ताव को लेकर हंगामा शुरू किया। उसके बाद आरोप है कि सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ी गई। उधर जेएनयू में भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर ऐसा ही हुआ। इस बीच वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम संगठन और सियासी दल पहुंच रहे हैं। तो सड़क पर देशव्यापी आंदोलन को लेकर मुस्लिम मौलाना एक मत नहीं है, मुस्लिम संगठन दो फाड़ हो गए हैं। इस बीच यूपी में वक्फ के नाम पर शांति भंग करने वालों पर एक्शन तेज हो गया है। अब सवाल है कि शाहीन बाग वाले प्लान पर भारी पड़ा है क्या मोदी योगी का प्लान? चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। वक्फ कानून पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक बवाल मचा है। संसद के दोनों सदनों से पारित कानून के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एनसी नेता तनवीर सादिक वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद लालमी ने अपना काला कोट फाड़ दिया और हवा में लहराया। वहीं दूसरे विधायकों ने कागज लहराए। आरोप है कि वक्फ कानून की कॉपियां फाड़ी गयी। हालांकि हंगामे के बीच स्पीकर ने इस मसले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कानून की कॉपी फाड़ने पर बीजेपी ने करारा हमला बोला और इसे संविधान को तार-तार करने जैसा बताया। संविधान किनके हाथों में खतरे में है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार-तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं। ये संविधान की पुस्तक जेब में रखते हैं, दर्शाता है कि कानून और संविधान को जेब में रखना चाहते हैं, अर्थात इन्हें संविधान अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए, व्यवस्था और प्रक्रिया के अनुसार नहीं। वक्फ कानून के विरोध में जैसा हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ, वैसा ही जेएनयू में देखने को मिला, जहां वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की गई और कानून की कॉपी जलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। एक तरफ वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा तो दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा। यूपी सरकार ने वक्फ कानून के नाम पर शांति भंग करने के आरोप में मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा को नोटिस भेजा है। सरकार ने सुमैया राणा को 30 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद सुमैया अब घर बैठकर विरोध करने की बात कर रही है। नहीं, मैंने तो कहा मैं इस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। मैं इसको चैलेंज करूंगी कोर्ट्स में और वो अब आगे देखा जाएगा। आंदोलन तो है ही, अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम घर से बैठ करके उसको एहतिजाज करेंगे। लेकिन एहतिजाज तो इसका है, हम जिस लेवल पे कर सकते होंगे उस लेवल पे। उधर हरियाणा की सैनी सरकार ने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति और जमीनों की जांच कराने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। जैसे जैसे वक्फ की भूमाफियागिरी पर एक्शन हो रहा, वैसे वैसे कानून का विरोध भी तेज हो रहा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर ओवैसी तक देशव्यापी आंदोलन की बात कर चुके हैं। तो जमीयत से लेकर तमाम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जमाते इस्लामी हिंद तो खुलेआम धमकी पर उतर आया कि अगर कोर्ट का फैसला हक में नहीं आया तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। कानून को हम गलत समझते हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं, राइट्स में वायलेशन समझते हैं, इसलिए इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे, इस पर अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी इसके खिलाफ अपील करेंगे। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का ही बताया हुआ रास्ता है। देखिए, किसी भी मुल्क में फैसला तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत या जो भी आखिरी फैसला होगा तो कानून की पाबंदी का तकाजा यही है कि अमल तो उसी फैसले के मुताबिक होगा। लेकिन अगर फैसला नामुनासिब है तो उसके खिलाफ अपनी राय रखना, उस पर तनकीद करना
और उसकी गलतियां वाज़ेह करना, ये भी हर शहरी का, हर सिटीजन का हक है, हर सिटीजन का राइट है। तो इन दो बातों में कोई तजाद नहीं है, कोई अलग अलग बात नहीं है। अदालत फैसला कर देगी तो उसके बाद कोई भी सिटीजन क्या करे और क्या चाह रहा है उसके पास, नहीं मानेगा तो क्या करे भाई, फैसला तो अदालत का ही चलेगा, वही इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर अदालत गलत फैसला करती है, पार्लियामेंट गलत फैसला करती है, कोई भी गलत फैसला करता है तो उस फैसले को गलत कहना ये भी सिटीजन का राइट है। लेकिन जिस तरह से सियासी पार्टियां अलग अलग करके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या मुस्लिम संगठन या नेता विरोध की बात कर रहे, सवाल वक्फ कानून से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक का है। यही वजह है कि अब मुस्लिम लीडर भी वक्फ कानून को लेकर बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते इस्लामी हिंद और ओवैसी सड़क पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद सड़क पर मसले को लेकर जाने के खिलाफ है। जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी ने सड़क पर प्रदर्शन नहीं करने की अपील के साथ पर्सनल लॉ बोर्ड को करारा झटका भी दिया है। अपनी इस बात को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते, और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं। अब सवाल है, क्या मुसलमान लीडर वक्फ कानून पर बढ़ गए हैं? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान वक्फ कानून के समर्थन में हैं। खुद विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ कानून का समर्थन किया, तो यूपी के मुजफ्फरनगर में सैकड़ों मुसलमानों ने वक्फ कानून का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का दामन थाम लिया। अब सवाल है कि वक्फ कानून को लेकर मुसलमान किसके साथ है? सवाल ये भी कि संसद से पारित कानून की कॉपी को विधानसभा में फाड़ना क्या संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करने जैसा नहीं? सवाल ये भी कि क्या कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे तो किसे मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं और लोग कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम कह रहा है कि वक्फ गलत है। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, निदा खान जुड़ रही हैं, मुस्लिम विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। इमरान काजी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता। प्रियंका भारती जी आरजेडी की नेता और प्रवक्ता। हैदर मुजीब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी आपसे शुरू करता हूं और सवाल बड़ा सीधा सा है कि भाई अगर मुस्लिमों के खिलाफ ही रहता तो कई मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में क्यों हैं? और दूसरी बात है कि बड़ी संविधान की बातें होती हैं, ये फाड़ देना, जला देना, कानून का जो संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, क्या आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही? SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी डाइल्यूट करने की कोशिश इसी देश में हुई थी ना, उसी खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं हुए थे इस देश में? अप्रैल याद होगा ना, 2018 किया था दलितों पिछड़ों ने, सभी ने मिलकर उसी खिलाफ प्रोटेस्ट। किसान का वो जो बिल आया था, जो ये लोग लेकर के आए थे अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए, 700 किसानों ने उसी खिलाफ में शहादत दी ना। तो देश में जब भी गलत होगा और तब तक धरना, प्रदर्शन, विरोध होते रहेंगे, वही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बात रही वक्फ बिल की, तो इस बिल पे हमारे नेता ने क्लियरली बोल दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। इनकी बहुमत आई, इन्होंने ये किया, हमारी बहुमत आएगी, हम वो करेंगे। नहीं, मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा प्रियंका जी, मैंने ये कहा ही नहीं कि विरोध प्रदर्शन ना हो लोकतंत्र में। मैं तो कह रहा हूं कि विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। आप जाइए अदालत, जाइए, अदालत देखेगा कि सुनना है, नहीं सुनना है, कितना सुनना है, क्या करना है, ये सब कुछ ठीक है लोकतंत्र में। लेकिन एक कानून जो कि संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुए, विरोध प्रदर्शन के नाम पर कोई फाड़ दे, जला दे, ये ठीक है? मेरा ये सवाल था। देखिए, कानून आप वही कह रहे हैं ना कि दोनों सदनों से पास हो गया, बहुमत इनके पास है तभी ना पास हो गया। तो बहुमत से ही चलता है देश, यही तो मैं कह रही हूँ, सरकारें मेजॉरिटी से ही बनती हैं। कल को ये एक ऐसा कानून लेकर के आएंगे कि दलित पिछड़े गले में हांडी डाल करके चलेंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं, कौन ऐसा कानून? नहीं, ये कोई तर्क नहीं हुआ प्रियंका भारती जी, ये कोई तर्क नहीं हुआ। आप आज की डेट में ताल ठोक कर ये कह रही हैं, आप आज की डेट में ताल ठोक कर कह रही हैं कि हमारे नेता ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। मतलब अभी मेजॉरिटी का खेल खेलेंगे, फिर तो बेकार है मुस्लिम संगठन जो समर्थन कर रहे हैं। प्रियंका जी, गलत। देखिए, भाजपा की टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। जो इस देश में मुसलमान है वो जानता है कि भाजपाइयों ने अपनी शुरुआत ही दंगों के साथ की थी। देश के प्रधानमंत्री की भी कैसी शुरुआत रही थी सभी जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप जानते हैं राकेश जी, मैं सच बोलने से डरती नहीं हूं और मैं डरूंगी भी नहीं। तो मैं सच सुनने से डरता भी नहीं हूं प्रियंका भारती जी, लेकिन आपके हिसाब से मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, आपके हिसाब से जमीयत हिमायत उल इस्लाम, आपके हिसाब से ऑल इंडिया सूफी सजाद नशीन काउंसिल, आपके हिसाब से पसमानदा मुस्लिम महाज,
आपके हिसाब से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आपके हिसाब से मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह और आपके हिसाब से सड़क पर उतर रहे सैकड़ों मुसलमान जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी की टोपी लगा ली है। दिक्कत आपको इस बात से कि अरे ये बीजेपी का समर्थन क्यों है? अभी आपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिक्र किया ना, किसकी शाखा है? आरएसएस की ना? हाँ तो ठीक है, मैंने 4 और संगठनों का जिक्र किया है, तो मुसलमान ही ना। मतलब जो आरएसएस में चला गया वो आपके हिसाब से मुसलमान नहीं है? भाजपा की जननी तो आरएसएस है, तो आपके हिसाब से जो आरएसएस में चला गया वो मुसलमान नहीं है ना? अपने बेटों के साथ खड़े होंगे, वही काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रियंका जी, आपके हिसाब से जो आरएसएस में चला गया वो मुसलमान नहीं है, उसको मुसलमान से बायकॉट कर दिया गया। राकेश जी, ये भाजपा वही लोग हैं जो कपड़ों से लोगों की पहचान करते हैं, इसलिए मुसलमान भी इस देश में इनकी पहचान करते हैं कि ये उनके साथ क्या किए थे, क्या करेंगे। बच्चे को उछाल के हवा में काट देने वाला दृश्य देश नहीं भूला है, इनका पूरा इतिहास देश नहीं भूला है। शाजिया इल्मी के यहाँ बैठ जाने से, क्योंकि एक व्यक्ति को लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है, तो शाजिया इल्मी को आप बैकआउट कर देंगे कि मुस्लिम नहीं है? देश के मुसलमान भाजपाइयों के साथ तो आपके हिसाब से शाजिया इल्मी मुस्लिम होने की परिभाषा में फिट नहीं बैठती हैं? जो एक मुसलमान महिला के बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, उनके साथ मुसलमान। अरे प्रियंका जी, किसी ने कुछ गलत किया, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चूंकि शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता है, तो आपके हिसाब से वो मुसलमान नहीं है? मैंने कब कहा मुसलमान नहीं है? अरे आप कह रही हैं, संकेत यही है। मुसलमान हितैषी नहीं, वो स्वयं की हितैषी है, मुसलमानों की नहीं। अच्छा, मतलब इतने सारे संगठन सड़क पर मुसलमान। चलिए शाजिया इल्मी रिप्लाई करिए इनको। देखिए, अभी भी कह रही थी कि इनका मुंह का ना खुलवाएं, लेकिन इनका मुंह खुला हुआ है, लेकिन मुंह से जो निकल कर आता है ना, उसमें मैं क्या बताऊं, एक भी कायदे की बात नहीं होती है, सिर्फ गोल फोलिए बकती हैं। एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट पे जाती हैं, एक का सवाल पूछा जाए जवाब कुछ और देती हैं, फिर उस जवाब से एक और सवाल पूछती हैं, फिर कंफ्यूज होकर सवाल ही बदल देती हैं और जवाब भी बदल देती हैं। तो खैर, इनका मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। अब आप देखिए क्या हो रहा है, पूरी घिसी पिटी एक बिल्कुल गलीज राजनीति जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर थी, जो एक्चुअली खौफ पर आधारित थी, मुसलमानों का खौफ, मुसलमानों को जो इनकी पार्टी में जो चारा की तरह इस्तेमाल होते हैं, चारा का खास महत्व है आरजेडी के लिए, हम सब जानते हैं। कहाँ जा रही सिर्फ चारे के लिए उधर जाइएगा, मैं चंदे पर जाऊंगी, चंदे के धंधे पर जाऊंगी, पहली बार मुसलमानों को इस देश में कुछ मिला है। अगर आप लाभार्थियों के तौर पर देखें, अगर आप देखें नुमाइंदगी सरकारी जॉब्स में, अगर आप देखें मुद्रा योजना में, तो आप देखेंगे अब से पहले मुसलमानों के लिए कुछ किसी ने किया नहीं, पहली बार हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक जागृति हुई है, लोगों को एहसास हुआ कि कुछ संभव भी है, सिर्फ बातें करने से नहीं होता, डराने भर से कुछ नहीं होता, एक्शन सब मैटर करता है। तो आप देखेंगे इस बार की जो गरीब मुसलमान जो सताया हुआ है इन पार्टियों से, तो वो जाहिर सी बात है दिल से वोट भी देगा और दुआ के साथ वोट देगा भाजपा को और इस सरकार को और नीतीश बाबू को। लेकिन उसके साथ में कहना चाह रही हूँ क्योंकि उनका वोट बैंक इसी पर आधारित है। आप तो उनका वोट छीनने की बात मुसलमानों का इस्तेमाल करो, मुसलमानों को डराओ। नहीं, मैं आता हूँ शाजिया। मुसलमान खतरे। प्रियंका भारती, आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। मतलब आपको लगता है कि वोट पाने का यही एक तरीका है कि जितना भड़का सकते हैं, जितनी ये लालच दे सकते हैं, तो एक ही तरीका है कि वक्फ पर आप ये रेस में कर दीजिए कि सबसे बड़े ठेकेदार मुस्लिम वोट बैंक के हम ही हैं। नंबर 1 बात है, और इसीलिए कोर्ट जाने की भी बात हो रही है। देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कि जितने दिनों से, पिछले, मैं आपके शो में तो लगातार बैठ रही हूँ, पिछले सप्ताह भर से वक्फ चल रहा है, उसी के मीनवाइल मैं बिहार की बात कर रही हूँ। एक बेटी है काजल मंडल, जिसका बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, और पुलिस ने उसके साथ उसको अन्याय देने के बजाय, उसका एक भाई है जिसका हाथ नहीं है, उसको गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में कल की घटना है, एक 19 साल की बेटी है जिसका 23 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, जबकि उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं कि 11 बजे रात में बेटियां घूम सकती हैं सुरक्षित। वहीं मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ। मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ में बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जो उसके सामूहिक बलात्कार थे, उसके घर आया, उसके घर में आग लगा दी। आग लगाने उसके बाप झुलस गए, उसके बेटे झुलस गए, भाई झुलस गए। मैडम, देश में कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये घटनाएं जहां भी हुई हैं वो निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मीनवाइल ये भी देखा जाएगा कि किसने सड़क पर खून बहाने की बात कह दी विरोध प्रदर्शन के नाम पर। राकेश जी, किसने इस देश में अनरेस्ट फैलाने की बात कह दी विरोध प्रदर्शन के नाम पर। फिर मीनवाइल शाजिया इल्मी, जब आप लोगों की सरकार थी उस समय बिहार में क्या हुआ, उस पर चली जाएंगी तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो मत जाइए, विषय के इर्द गिर्द रहिए।
राकेश जी, मैं देखिए, इन जब घटनाओं भी की सवाल बात पूछा इसीलिए जाता कर है रही हूँ कि क्योंकि रुकिए वक्त शाजिया, कितना शानदार था, प्रियंका को तो अपनी पहले बात पूरी करने संशोधन क्यों दीजिए, किए फिर गए, आता हूँ आपके और पास, अभी रुक भी जाइए। इतना अच्छा काम कर रहा है तो राकेश बता जी, देना, फिर इतना मुंह राकेश चला जी, रही हैं, मैं ये जबान इनकी जो है ऐसे चल रही है, हाँ। बता दे कौन रोक रहा है इनको। ठीक है पटना में शाजिया, मैं आ रहा हूँ, साहब ने शाजिया मैं आ सवाल रहा हूँ, पूछा है प्रियंका भारती कि से सवाल था, इसके बाद वक्त तुरंत आपके पास आऊंगा, काउंटर करिएगा। अभी प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। एक स्कूल, एक कॉलेज, राकेश जी, मैं इन घटनाओं की जिक्र केवल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनसीआरबी का ही डेटा बताता है कि पिछले 2015 से लेकर 2020 तक में दलित महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और उनके खिलाफ हो रहे अपराधों में 45% की वृद्धि हुई है। और मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ कि जब देश में महिलाएं सुरक्षा का सांस नहीं ले सकती हैं, वो अपने हिसाब से मैडम एनसीआरबी के डेटा पर नहीं डिबेट हो रही है। आपको सवाल का जवाब नहीं समझ में आ रहा तो आप एनसीआरबी के डेटा पर जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर जो अपराध की घटनाएं आई उस पर जा रही हैं। तो मैं देश की कानून व्यवस्था पर नहीं चर्चा कर रहा हूं। मैंने इसीलिए बोला कि मीनवाइल अलग अलग स्टेट में आपकी सरकार के दौरान बिहार में क्या हुआ उस पर चले जाएंगे तो डिबेट धीरे होगी। आप करेंगे ही नहीं राकेश जी, क्योंकि नहीं, आज का विषय नहीं है, उसके लिए आप जो समझते रहिए प्रियंका जी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज का विषय नहीं है एनसीआरबी के डेटा पर डिस्कस करना। आपका विषय वो रहेगा भी नहीं। नहीं, बहुत दिन रहता है, बहुत दिन रहता है, इंतजार करिए, बिहार पर बहुत चर्चा होगी। इस साल में तो चुनाव है, बिहार में बहुत चर्चा होगी। मैं बिहार की तो चर्चा कर ही नहीं रही हूँ, मैं महिलाओं की चर्चा कर रही हूँ। आपसे मैं वक्फ पर पूछ रहा हूँ। मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड इसके समर्थन में है, लेकिन आप उस पर आपकी जुबान चल गई। राकेश जी, मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया है कि मेरे नेता ने कहा है कि इस बिल को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। फुल एंड फाइनल मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, आप महिलाओं की बात कर रही है ना प्रियंका जी, मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड समर्थन में है। स्टेटमेंट यही है, हम इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, इससे वोट मिल जाएगा। शाजिया में मुझे ज्यादा अफसोस होता है, देखिए जब आप सवाल पूछते हैं कि क्या ये लोग मुसलमान नहीं है तो चुप हो जाते हैं। अगर जरा सा सवाल पूछ लिया, अगर वक्फ बोर्ड इतने शानदार थे, ये सवाल मैं बहुत 1-2 महीने से पूछ रही हूँ, आप बता दिए अगर इतने शानदार थे। पटना में वक्फ बोर्ड की बहुत जमीनें हैं, खुद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सब कुछ हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है, इतने ज्यादा करप्शन हुआ है। तो आप बता दीजिए मैडम कि कितना बड़ा अस्पताल खोला है मुसलमानों के लिए, आप बता दिए उस पूरी वक्फ की जमीनों पर, आप बताइए ना कि कितने बड़े स्कूल खुले हैं, क्या क्या नामों है स्कूल के, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी खुली है, बताइए। संविधान तो कहता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खुल सकते हैं, आप बता दीजिए ना, एक जगह बता दीजिए, आप अपने बिहार में बता दीजिए भाई। ठीक है, देश का तो छोड़िए, फहरिस्त में कुछ है नहीं, कुछ तर्क के तौर पर है नहीं, इसीलिए आया बादशाह घुमा रही है। और क्या कह रही है कि जो शाजिया इल्मी जो है धर्मेंद्र यादव जी, सुमैया राणा को नोटिस जारी हुआ तो बड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन कोई भड़काऊ बयान दे दे उसका समर्थन करने में एक पैसे की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सवाल फिर वही है कि मौका मिला है, लूट लो, मुस्लिम वोट बैंक जितना लूट सकते हैं। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो जमीनों के लूट में लगी हुई है। पहले रेलवे की जमीन लूट लिया, उसके बाद सेना की जमीन लूट के अपने पूंजीपति मित्रों को दे दिया। अयोध्या में तो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाक के नीचे अपने पूंजीपति दोस्तों को दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा यह है कि जमीन देश में बची नहीं कि और बेचे, तो इनके पास ले दे के वक्फ की जमीन दिखाई दे गई। तो अब आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी ने जमीन को हड़पने के लिए वक्फ बिल ले आई। आप वक्फ पे चर्चा कर रहे हैं ना, मैं वक्फ पर ही चर्चा कर रहा हूं। कभी मुख्तार अंसारी से पूछा था कितनी जमीन हड़पी वक्फ के नाम पर? वक्फ पे चर्चा करिए ना, वक्फ पर ही चर्चा कर रहा हूं, चर्चा करिए ना। कभी मुख्तार अंसारी से पूछा था कितनी जमीनें हड़पी वक्फ के नाम पर? कुछ जमीनें नहीं हड़पी। आपके पास कौन सा डेटा जो जमीन हड़पी बताइए, जरा दर्शकों को बताइए कौन सी जमीन हड़पी है, कहाँ की हड़पी है। अब तो रहे बताएंगे नहीं, डेटा है नहीं, जो मन हो बोलते चले जाओ। नहीं, आप तो कम से कम पत्रकार हैं, आंकड़ों के साथ बोला करिए ना। मैं आंकड़ों के साथ ही बोल रहा हूँ धर्मेंद्र भाई, आंकड़ों के साथ बता, मेरी आदत है, मैं बिना तैयारी के बिना काउंटर के सवाल पूछता नहीं हूँ धर्मेंद्र जी। अब सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी आदत है, आपकी रिसर्च टीम लगाइए, मेरी आदत है धर्मेंद्र जी, मैं बिना तैयारी के कोई सवाल पूछता नहीं हूँ, एकदम ये बात याद रखा करिए। और आज के बाद तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। सुनिए, हाँ सुनिए भाई, हाँ सुनिए धर्मेंद्र जी, आप ही के पास रहूंगा, रिप्लाई करिएगा। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कंप्लेन फाइल किया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ। कई सालों तक ये केस चला, ईडी सीबीआई का प्रोब है। और आपको बता रहा हूं, मऊ ईदगाह लैंड स्कैम में 4.5 एकड़ वक्फ लैंड में घपलेबाजी की, गाजीपुर में कब्रिस्तान में अतिक्रमण का मामला है, वाराणसी वक्फ प्रॉपर्टी फ्रॉड में मुख्तार अंसारी का नाम आया, फेक सेल डीड यूज की गई। कभी हिम्मत हुई मुख्तार से पूछने की कि वक्फ में घपला क्यों किया? मैं आपसे पूछ रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में सेना की जमीन को पूंजीपति मित्रों को दे दिया गया,
मैंने कहा ना कि मैं बिना तैयारी के नहीं पूछता हूं धर्मेंद्र यादव। नहीं क्यों दे दिया? मैं बिना तैयारी के सवाल नहीं पूछता हूं, बिना तैयारी के बिल्कुल सवाल नहीं पूछता हूं। कभी मुख्तार अंसारी से पूछा था आपने? सुन लीजिए, सारे एलिगेशन है उसमें, जो आपने पढ़ा है ना सारे एलिगेशन है, कहीं प्रूव नहीं हुआ है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, पूछा था जमीन ले लिए आपके हिसाब से एलिगेशन इसलिए तो पूछा था कि भाई आरोप कैसे लग गए? अरे क्यों नहीं पूछा क्योंकि भाईचारा खराब हो जाए। भ्रष्टाचारी है, मैं आपसे बोलूंगा भ्रष्टाचारी हैं, आप पैसे लेकर के न्यूज चलवाते हैं, मैं बोल दूं, इसमें क्या दिक्कत है? बोलने में क्या दिक्कत है? तो किसी को बोल दो। वो आपने सुनी है कहावत, एक सुनी है धर्मेंद्र भाई, थोथा चना बाजे खाना, भाई आपकी हालत हो गई है कि आपको जवाब नहीं समझ में आ रहा है। वही तो आपकी तो आपको सिंपल इजी अटैक होगा कि सामने वाले पर अटैक कर दो, मीडिया पर बोल दो कुछ। वही हालत आपकी भी हो सकती है। नहीं, मेरी कोई हालत नहीं हुई है। अरे मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से आरोप, तो मैं आपकी बात धर्मेंद्र भाई मान रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इन आरोपों पर कभी मुख्तार अंसारी से पूछा था आपके नेताओं ने कि भाई आरोप लगे, क्या सच्चाई है? आप बोल नहीं पा रहे कि पूछा था? आप सुन लीजिए भाई, अब सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून संगत कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं पूछूं आपसे, जो रामपथ बना हुआ था, रामपथ में 11 किलोमीटर में 22 गड्ढे हो गए थे एक ही फिर दिक्कत वही है, वक्त पर नहीं बोलना है। आपके नेता भी सदन में खड़े हुए तो वक्त छोड़कर बाकी सब कुछ बोल गए कि बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनना है। ठीक है, सारे मुद्दे पर बोल गए, लेकिन वक्त के इर्द गिर्द नहीं रहना है। ये भ्रष्टाचार, देखिए आप भ्रष्टाचार में बोलूंगा तो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं बीच में बोल रहा हूँ धर्मेंद्र जी, मूल सवाल का जवाब दीजिए, मैं क्यों बीच में आऊंगा? लेकिन दिक्कत है कि टॉपिक पर नहीं रहेंगे। नगरी में किसने किया चंदा चोरी? भगवान राम की नगरी में किसने किया? मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने किया। ये बात आप क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, किसको डरते हैं आप? मुझे बताइए। साबित हो गया है, बोल देंगे कोई साबित हो गया है, जाएगी, साबित हुआ है आपके हिसाब से? या धर्मेंद्र यादव सिर्फ टेलीविजन चैनल पर बैठकर आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप नहीं, सच है भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, ये सच है। अच्छा, जाके आप देखिए कि 11 किलोमीटर में 22 गड्ढे पड़ गए एक ही बरसात में, वो भी रामपथ में। स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई थी, उसका FIR लिखा हुआ है। इसका भी अब तो कम से कम, अरे धर्मेंद्र भाई अब तो कम से कम ये प्रोपेगेंडा अयोध्या राम मंदिर के नाम पर फैलाना बंद कर दीजिए। मजबूरी में आपकी पार्टी पहुंच गई है राम मंदिर के दर तक, तो कम से कम आप प्रोपेगेंडा मत पहुंचाइए, तो रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार खुलते हैं तो आपको प्रोपेगेंडा दिखने लगता है। अरे मुझे क्यों दिखेगा भाई? लेकिन दिखने लगता है, कानून व्यवस्था फेल हो जाए तो आपको प्रोपेगेंडा दिखने लगता है। अब मुझे बताइए, बरेली में उत्तर प्रदेश की पुलिस किसानों को अगवा कर लेती है। अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, कानून व्यवस्था की दुहाई कम से कम आप मत दीजिए धर्मेंद्र भाई, और किसानों की दुहाई कम से कम मत दीजिए। जाकर पंजाब में किसानों पर जो अभी कार्रवाई हुई है उस पर आपकी जुबान सिल गई, क्योंकि वहां के किसान नहीं है। पंजाब में प्रदर्शन हुआ तो वो प्रदर्शन किसानों का प्रदर्शन नहीं होगा। हैदर मुजीब रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, हाँ ठीक है हैदर मुजीब, अरे रुकिए धर्मेंद्र भाई आ रहा हूं। हैदर मुजीब, कोर्ट जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट से फैसला मन मुताबिक नहीं आया तो सड़क पर उतरेंगे। धमकी दे रहे हैं क्या कोर्ट को? राकेश पांडे जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोर्ट भी जाना हर नागरिक का हक है। और दूसरी बात, इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस संविधान को देके गए थे, ये सबकी सुरक्षा के लिए देके गए थे। ये हमारा नैतिक अधिकार है, हम कहीं पर भी जाकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। आंदोलन, किसान जब से 2014 के बाद इस देश में जितने आंदोलन हुए हैं, किसानों के खिलाफ इन लोगों ने बिल लाया तो किसानों ने आंदोलन करा, और SC ST का ये बिल लाए तो उसके खिलाफ हमारे दलित भाइयों ने आंदोलन करा। तो अगर मुसलमान आंदोलन करता है तो उसको दंगाई बता दिया जाता है। अरे मेरे भाई, कौन दंगाई कह रहा है? लेकिन खून बहा देंगे, बच्चों को जेल में भर देंगे, ये कौन सा विरोध प्रदर्शन है? करिए ना, कौन रोक रहा है विरोध प्रदर्शन से? कभी हमने कहा कि विरोध प्रदर्शन मत करिए, लेकिन काली पट्टी बात कर सड़क पर नहीं, मस्जिद के अंदर जाएंगे, इबादत की जगह है, उसको भी सियासत का अड्डा बनाएंगे। राकेश पांडे जी, बड़ा दुख और दर्द होता है जब आप जैसे पत्रकार, जब नवभारत टाइम्स को पूरा हिंदुस्तान देखता है और आपकी बात को भी पूरा हिंदुस्तान सुनता है, बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा होती है जब आप पत्रकारिता के नाम पर, जब ऐसा लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूं। फ्री एडवाइस दो, कंप्लीट हो जाए। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। फ्री एडवाइस पहले दे देता हूं, पत्रकारिता मत सिखाइए।
जी मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, पत्रकारिता बिल्कुल मत सिखाइए। आपके अंदर तो इतनी गंभीरता नहीं है, अगर आप हैदर मुजीब आपके अंदर इतनी गंभीरता नहीं है कि कम से कम सड़क से उतरकर एक जगह बैठकर कमरे में कायदे से जुड़कर बातचीत करें। तो आप गाड़ी में चलते हुए बातचीत करें, इतनी गंभीरता आपके अंदर इस टॉपिक को लेकर है। तो मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं आपको। खून बहाकर प्रदर्शन करना, बच्चों को जेल में भर देना, कोर्ट का फैसला नहीं आया तो सड़क पर उतरेंगे, तो भाई मेरे हिसाब से यह विरोध प्रदर्शन के दायरे में नहीं आता है। काली पट्टी बांधकर सड़क पर मार्च करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काली पट्टी बांधकर अगर इबादत वाली जगह का सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उससे दिक्कत है। तब आपने कोई बीच में रोका नहीं था। जब नहीं बोलिए, आप ही का बात हूं, नहीं रोक रहा हूं आपको। आपने बीच में नहीं रोका था। मैं जब अपनी बात रख रहा हूं तो आप बीच में कुछ इसलिए आया कि पत्रकारिता सिखाने लगे थे भाई, तो बताना जरूरी था कि पत्रकारिता मत सिखाइए, जो कर रहे हैं वही करिए। अब क्या करें कि कोई बात अगर आपके दिल पे लग जाती है तो आप इतना गुस्सा नहीं, मुझे क्यों दिल पर लगेगी? देखिए, मुझे मत पत्रकारिता सिखाइए ना, अपनी बात पूरी करिए। अच्छा, अब मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि भैया दंगा, मतलब आपने एक बात ये बोली कि धमकी देना, खून बहा देंगे। जब अभी हमारे रमजान गए थे, रमजानों में किस तरीके की वारदात हुई थी, मस्जिदों के सामने जिस तरीके से नारेबाजी करी गई, मस्जिदों को तोड़ दिया गया कई जगहों पर। कहां तोड़ा गया? तब ये सवाल कहां तोड़ा गया मस्जिद को भाई रमजान के दौरान? आपको पता नहीं है? नहीं पता, कहां तोड़ा गया? उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी वीडियोस आपके सामने आई जहां, अरे सोशल मीडिया से चैनल नहीं चलता है, ऑथेंटिक बताइए कि इस मस्जिद को इन लोगों ने तोड़ दिया। हवा नहीं, हवा नहीं हैदर मुजीब, मैं हवा में नहीं कर रहा। नहीं तो हवा में नहीं, बताइए पूरी कहां पर मस्जिद तोड़ी गई, किसने तोड़ी, क्यों तोड़ी? आप मध्य प्रदेश की घटना को उठा लीजिए। अरे नहीं, मुझे पॉइंट वाइज बताइए, हवा में तीर मत चलाइए। और मैं पहले बता देता हूं हैदर मुजीब, मस्जिद में लोग, मैं अपने मंच का इस्तेमाल और वहां पर बिल्कुल भड़काने के लिए किसी को नहीं करने दूंगा। ये आकर यहाँ पर एक समुदाय को भड़काने का खेल मत खेलिए कि मस्जिद तोड़ दी गई है। मैं भड़का नहीं रहा, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। तो हकीकत कोट करिए ना, बोर्ड पे सुन ली, अब वक्त के बिल पे सुन लीजिए आप। एक में सही, हैदर मुजीब आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरी बात को। हैदर मुजीब ना, कोई कुछ नहीं सुनूंगा। आपको मैं समय देता हूं और अनइंटरप्टेड समय देता हूं और 1 मिनट का समय देता हूं, ये काउंटर ऑन करके। लेकिन इस 1 मिनट में आप बताएंगे मस्जिद कहां तोड़ी गई, किसने तोड़ी और क्यों तोड़ी, और नहीं तो माफी मांगेंगे उसके आगे आप। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अभी मध्य प्रदेश की मैं घटना को बता देता हूं बाकायदा। मैं आपको चैनल पे कौन सी जगह, कौन सी मस्जिद पे जब रात को लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तराबियों के दौरान वहां पर एक जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने के दौरान वहां पर चंटबाजी, नारेबाजी करी गई। नारेबाजी करते हुए मस्जिद के गेट को तोड़ा गया। ये आप भली बात जानते हो। मध्य प्रदेश की घटना तो पूरे मस्जिद कहां तोड़ी गई है? उत्तर प्रदेश पे कितने मस्जिद कहां तोड़ी गई है हैदर मुजीब? की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद कहां तोड़ी गई है हैदर मुजीब? लोगों ने तो, आपने तो ये कहा गया, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग, मस्जिद कहां तोड़ी गई है हैदर मुजीब? तो उसका पासपोर्ट, क्या कह रहे हैं? मस्जिद कहां तोड़ी गई है ये बताइए। मैं आपको बता देता हूं विद डिटेल्स, अभी आपको शेयर कर देता हूं। नहीं शेयर नहीं बताइए भाई, शेयर नहीं बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश की घटना बता रहा हूं आपको। ना कहां मस्जिद तोड़ी गई? मैं आपको मध्य प्रदेश की घटना बता देता हूं। मध्य प्रदेश की कौन से जिले की घटना है, सारी चीज मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। अब रुक जाइए, आपसे ना हो पाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं हैदर मुजीब कि भाई अपनी बातें करिए, और इसी तरीके से दंगे भड़काए जाते हैं कि मस्जिद तोड़ दी गई। ये तरीका है क्या बोलने का? ये नहीं, थोड़ी सी शर्म रखा करिए हैदर मुजीब, मुसलमानों को तो थोड़ी सी शर्म रखिए। करते हो, मैं कह रहा हूं थोड़ी सी शर्म रखिए और थोड़ी सी हया बचा कर रखिए। आप थोड़ी बहुत शर्म रखिए। आप जिस तरीके की लैंग्वेज मुसलमानों के क्या लैंग्वेज है यूज कर रहे हैं, इसमें क्या मुसलमानों के खिलाफ हो गया? आप आकर यहाँ पर झूठ फैला रहे हैं और इस देश में एक समुदाय को भड़काने का काम कर रहे हैं हैदर मुजीब कि मस्जिद तोड़ दी गई। मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया, आप एक घटना कोट नहीं कर पाए कि कहां मस्जिद तोड़ी गई है। एक घटना आप कोट नहीं कर पाए। शाजिया इल्मी नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसे भड़काऊ ढंग को अगर ये शो पुलिस के लोग देख रहे हैं तो जरूर एक्शन होना चाहिए। और इसलिए एक्शन होना चाहिए कि यहां पर बैठकर आप भड़काएंगे एक समुदाय को। आप बोलते ना, मैं शाजिया इल्मी से पूछता, हम नहीं भड़काए, क्यों यहां पर नहीं करते ना? शाजिया इल्मी रिप्लाई करिए, ऐसे ही भड़काया जाता है इस देश में। देखिए मक्कारी देखिए आपने, पूरे दर्शक आपके मक्कारी देख रहे हैं। इस तरह का खेल हो रहा है, जहर उगलना है, एक समुदाय को डरा के रखना है। मैंने खौफ का जिक्र किया था शुरुआत में, यही है वो खौफ दिलाना। और सोचिए, अपने को मुसलमान कहते हैं,
अपने को सच्चा मुसलमान कहते हैं और इतना झूठ बोलते हैं। सर्टिफिकेट तो आपको मिलना चाहिए जो दर्शकों ने दे दिया है कि कितने मुसलमान हिमायती हैं, कितने मुसलमान आपके हैं, क्योंकि इस्लाम में सुन लीजिए आपकी मक्कारी की कोई जगह नहीं है। सुन लीजिए, और एक मुसलमान सच्चा मुसलमान ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। मस्जिद के झूठ बोलने का काम मुसलमानों को क्या बुरा होगा, जवाब नहीं है। वक्त ने क्या अच्छे काम किए, जवाब नहीं है। किस तरह से मुसलमानों की हानि होगी और किस तरह से कब्रिस्तान किए जाएंगे, कोई जवाब नहीं है। वक्त बिल में ऐसा क्या है जो खतरनाक है, कोई जवाब नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, जो इस तरह से कहा जा रहा है ना कि मुख्तार अंसारी के नाम पर चुप थे, कह रहे थे केस चल रहा है। आपको पता है डम्पी अहमद का नाम सुना है ना, सपा में थे, 200 बीघा जमीन खाई है, रिजॉर्ट बनाया है। आपको पता है आजम खान के साथ क्या हुआ, मुसलमानों की जमीन छीनी है और बाकायदा शिया वक्फ बोर्ड ने उस जमीन लेकर वापस उन गरीब मुसलमान परिवारों को दी है। ये है बदमाशी, इन लोगों के खिलाफ बात हो रही है, समझ में आया आपको, ताकि गरीबों का फायदा हो। और इस तरह से लगातार झूठ बोलेंगे, जहर उगलेंगे, जमीन है, ये जमीन हमारी जमीन है, हमारे हुकूकों की जमीन है। अरे हुकूकों की जमीन है ना, तो महदर मुजीब हुकूकों की जमीन है तो जाकर अदालत में साबित करिएगा। जब मामला चला जाएगा तो वहां पर अपना हक और हुकूक साबित करिएगा। है रुकिए, सपा को पॉइंट करके था धर्मेंद्र यादव, रिप्लाई करिए। शाजिया को फिर आ रहा हूं प्रियंका जी आपके पास। राकेश जी, साजिया बहन जी तो झूठ का पुड़िया खा के आती हैं सुबह से और शाम तक झूठ फैलाना है, इनका यही काम है। ये पूछ रही हैं आपत्ति क्या क्या है, मैं बता देता हूँ। अब सुन लीजिए ना, अब सुनिए, बता रहा हूँ क्या झूठ बोला आपने। अब सुन लीजिए ना, अब सुनिए। तो आजम खां जी के बारे में जो आप कह रही हैं, आजम खां की जो जौहर यूनिवर्सिटी है, वो जौहर यूनिवर्सिटी का अप्रूवल कुरैशी साहब ने दिया था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गवर्नर वो थे। आप इस बात को जाकर कहीं सर्च करिएगा, देखिएगा। सुनिए तो सही, अब सुनिए तो सही, अब सुनो भैया, बात बीच में सुनो कि नहीं बात। झूठ में आपका झूठ का पर्दाफाश होता है तो आपको पीड़ा होती है, मैं मानता हूं, लेकिन आप सुन लो पूरी बात। अब पूरी बात तो सुनो, मैंने बोला था क्या, आप मेरी बात तो सुन लो ना पूरी। झूठ बोलने के थोड़ा बैठे यहाँ पे, जब कोई आपका झूठ का पर्दाफाश करेगा तो आपको पूरा सुन लीजिए ना ध्यान से, सुनने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी आप कह रही हैं कि अब सुनिए पहले, वो आपकी जमीन, अब सुन लीजिए। अरे भैया सुन तो, एक मिनट शाजिया आपने कुछ कहा, सुनिए एक बार धर्मेंद्र भाई को सुनिए, एक बार उनकी बात सुनिए फिर काउंटर करिएगा। एक बार सुनिए धर्मेंद्र यादव को, प्लीज बोलिए धर्मेंद्र जी। ये एक तरफ कह रही हैं कि जो वक्त की जमीनें हैं वो आजम खान साहब ने ले लिया है और उसी जमीन पे यूनिवर्सिटी बनाया है, जौहर यूनिवर्सिटी उसका नाम है, और उस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल कुरैशी साहब ने दिया 2014 में, 11 जुलाई 2014 को, अगर मैं डेट सही से बोल पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उस समय जब अप्रूवल मिला था यूनिवर्सिटी का, तो पहले ये बता दें भारतीय जनता पार्टी जानते हैं फैक्ट को गलत बता दिए। दूसरी बात, अब मैं बिल की बात करता हूँ, अब चुप हो जाइए बहन जी, आप चुप हो जाइए, मुसलमानों को आपका टर्न खत्म हो गया है। आपने शाजिया प्लीज 1 मिनट दीजिए धर्मेंद्र यादव को, फिर बोलिएगा। अब राकेश जी बताइए, मुसलमान अपने घर के छत पे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो उसके घर का छत तो उसका है कि नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, या साजिया जी का है, किसी मेरे भाई जो घर है क्या उसका छत इनका है, पार्टी है, समाजवादी पार्टी लगा अरे भाई अपने छत पे कोई नमाज तो नहीं पढ़ सकता, मुसलमानों का वोट लेते हैं, अपने घर पे छत पे नमाज नहीं पढ़ दीजिए। ये तो कहिए ये बदमाशी है कि गरीब मुसलमानों की। मैं आता हूँ, एक मिनट शाजिया सुनिए धर्मेंद्र भाई, सुनिए ना, सुनिए धर्मेंद्र जी सुनिए। एक तो सर आप लोग नमाज से आगे बढ़ जाइए। संभल में इकलौता जगह थी जहां पर यह फैसला हुआ था, यह कहा गया था लोगों की सहमति से, पीस कमेटी की मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कि चूंकि छतें जर्जर है तो छत पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो सर अपनी पॉलिटिक्स प्लीज नमाज से बाहर लेकर जाइए, प्लीज इबादत और धर्म वाली जगहों से आगे लेकर जाइए अपनी पॉलिटिक्स को। सुनिए, अभी आप थोड़ी देर पहले दुहाई दे रहे थे, साबित हो गया क्या? तो आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी में धांधली के जो वक्फ की जमीन कब्जाने के आरोप लगे, उसमें उनको क्लीन चिट मिल गई क्या? और सिर्फ आजम खान क्यों, मुख्तार अंसारी, जोगेंद्र सिंह यादव, रामेश्वर सिंह यादव, कैश खान, अतीक अहमद और अशरफ के रिश्तेदार, सब पर आरोप लगे, किसी को क्लीन चिट मिली है क्या? अरे सुनिए पहले सवाल किया, पहले जवाब ले लो, मैं अपनी बात का जवाब दे दूं। रुकिए 30 सेकंड बोलिए धर्मेंद्र यादव। छत जर्जर है, संभल में छत जर्जर है, ये आपको जानकारी हो गई, और जिसका छत उसे जानकारी नहीं है, मतलब जिसकी छत है उसे नहीं पता जर्जर है, वो जाके नमाज पढ़ लेगा, और आपको जानकारी हो गई भैया इतना बढ़िया। जो प्रशासन कहेगा मानेंगे? मैं किसी पार्टी के दफ्तर का चिट्ठा पत्र थोड़ी नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी पार्टी का भेजा हुआ चिट्ठी थोड़ी नहीं पढ़ूंगा। जो प्रशासन कहेगा, जो पीस कमेटी की बैठक में बात आई उसको मानूंगा, अपना रूल चलाएंगे। यही संवैधानिक तरीका है। आपको भले ना अच्छा लगे धर्मेंद्र यादव, सिखा दी तो आपको बुरा लग गया। अरे भैया
जब मेरी बात आप आने दीजिए, आप बीच में बोलते हैं, एक बार साजिया जी बोलती हैं, बोलिए। मैं अगर पॉइंट वाइज कोई गलत बात करूँ तो नोट कर लीजिए। बताइए, आप मुझे बताइए, किसी की अपनी छत है इस देश में, उसके अपने अधिकार हैं, एक संविधान तो में ये दिया छत है। और नमाज से आगे बढ़िए, ये भी आज का विषय नहीं है। आपने कोर्ट किया, जो फैक्ट था, वही तो बात है, जो आपको वैलिड जो फैक्ट था वो मैंने सामने रख दिया। जो आप बोलिए ना कैश खान पर, बाकी सब विषय नहीं है। आप बोलिए ना। दूसरा अतीक अहमद अशरफ के रिश्तेदारों पर जो आरोप लगे, मुख्तार पर जो आरोप लगे, जोगेंद्र सिंह यादव, रामेश्वर सिंह यादव, आजम खान, क्या सबको क्लीन चिट मिल गई? अब सुनिए, आरोप लगा है ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, फिर वही दिक्कत दिनेश है। सिंह, ठीक है, इस सब पे आरोप लगा है। मुझे बताइए, आपके केशव प्रसाद मौर्य पे आरोप लगा हुआ है, योगी आदित्यनाथ पे 150 मुकदमे थे, और वो भी गंभीर धाराओं मुकदमे थे, क्या वापस ले लिया उन्होंने? चलने देते ट्रायल, जुडिशियल ट्रायल चलता, पता चलता दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता। अब आप बिल पे आइए, पहले बिल पे आइए, सुनिए बिल जो आर्टिकल, सुनिए पहले साजिया जी, आर्टिकल 13(3), क्योंकि आप समाजवादी पार्टी नहीं है, सामंतवादी पार्टी है, आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम सामंतवादी आर्टिकल पार्टी है, आप लोग 13(3) का सुनिए। सीधा उल्लंघन है वक्फ बिल, इस बात को समझ लीजिए। आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, क्योंकि धार्मिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं है। आपको लग रहा है ना इस्लाम धर्म आप बताइए, वक्फ बोर्ड पे आपने भी संशोधन किए, हमने भी किए, क्या उल्लंघन हुआ है? कल को बोल में भी कर दोगे। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए धर्मेंद्र जी, ये सारी बातें सर कोर्ट में जाकर साबित कर दीजिएगा कि किस आर्टिकल का उल्लंघन है, नहीं उल्लंघन है, ये सब कोर्ट में जाकर साबित कर दीजिएगा सर, अगर कोर्ट सुन लेता है तो। चलिए प्रियंका भारती जी, सवाल बहुत सीधा सा है कि वोट बैंक की रेस में कहां तक जाएंगे? हैदर मुजीब यहां पर खड़ा होकर बैठकर कह रहे हैं मस्जिद तोड़ दी गई, कोर्ट नहीं कर पाया ये घटना। पूछ रहा हूं वक्फ पर, धर्मेंद्र यादव पहुंच गए संभल में छत वाली नमाज पर। आपसे भी पूछा कि विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, वो क्या मुसलमान महिलाओं की बातचीत नहीं है? आप उस पर भी जवाब नहीं दे रही। तस्वीर अगर आपको दिख पा रही है तो मैं बताती हूँ इस तस्वीर का मैं जिक्र क्यों कर रही हूँ। ये मोकामा की तस्वीर है और जेल के पीछे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, 5 साल 6 साल इस उम्र के बच्चे बैठे हैं। उनका कारण क्या था? बस टोपी लगाए हुए थे, स्कल कैप, जिस कपड़े से पहचान करने की बात मोदी जी अरे भाई, उन बच्चों के लिए जिस कपड़े से पहचान की गई थी, उन बच्चों को जेल में डाला गया है। कारण पूछिएगा बिहार पुलिस से, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। ये स्थिति है। रही वोट बैंक की बात ना, तो मैं अगर पुराने आंकड़ों का जिक्र कर दूं, 89% वोट हमको ऐसे भी मिल रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम जनहित के मुद्दे पर, हम नौकरी के मुद्दे पर है, क्योंकि जब नौकरी की बात करते हैं तो फिर हम किसी नौकरी में भी छीन लेती हैं नौकरी नहीं देते हैं। हम बलात्कार की बात करते हैं क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम गरीबी की बात करते हैं, भूख की बात करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति राकेश विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज का एक दाना नहीं होता है, घर में पानी नहीं होता है। ये सारे मुद्दे इनको कभी भी अफेक्ट नहीं करते हैं। अरे तो मैडम, सारे मुद्दे फिर तेजस्वी यादव को पीसी में कहने चाहिए थे ना, फिर नहीं कहना चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। फिर जाकर विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हो गए पटना में, तो कहना चाहिए था, नौकरी की बात करनी चाहिए थी, नहीं कहना चाहिए था जो बातें कही गई मंच से, फिर नहीं कहना चाहिए था वक्फ पर इस तरीके की बातें। सुनिए, नहीं, आपको 1 मिनट दूंगा शाजिया, 20 सेकंड सुन लीजिए इनको। डीपीएससी का जब पेपर लीक हुआ तो तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। जब वहां पर जो रसोईया बहनें होती हैं उनको 400 रुपया महीना मिलता है, 1600 रुपया खाना बनाने का, उनका पैसा बढ़ाने के लिए जब वो विरोध प्रदर्शन वो कर रही थी तो उस प्रोटेस्ट में भी तेजस्वी यादव शामिल हुए। तो जहां जहां पर गलत होगा वहां वहां तेजस्वी यादव खड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि गलत करने वाले ये हैं, इनके हाथ में तलवारें हैं। मतलब आप भी वक्फ पर ना बोलेंगे? हम उन लोगों के लिए खड़े हैं जो हमेशा से शोषित वंचित पीड़ित हैं। ठीक, आप भी वक्फ पर ना बोलेंगी, बोलिए शाजिया। नहीं, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए प्लीज। क्लियर एक कट लाइन आपको बता ही दिए हैं ना, उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। शाजिया जी की बात रही ना, तो पिछले डिबेट में हम इनसे एक बार लाइव में ही पूछ दिए थे कितना पन्ना है वक्फ बिल में, इनका 3 वर्ड निकला, आए बाएं शाएं, यही आता है इनको। अरे आप जवाब दे पाए किसी चीज का? वक्फ ने कितना अच्छा काम किया, जवाब दे पाई? बिहार में कितने स्कूल खुले हैं वक्फ बोर्ड ने, बताइए कितने कॉलेज खुले हैं? और एक और सवाल, ये कह रही थी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे कैसे क्यों बैठे हैं वहां पे? ये सवाल पूछिए, क्या क्या वक्फ बोर्ड ने बच्चों के लिए, वक्फ का काम है बच्चों का ख्याल रखना। क्यों छोटे छोटे बच्चे टोपी पहन के बैठे हैं? क्यों नहीं वो स्कूल जा रहे हैं? क्यों नहीं उनके लिए यूनिवर्सिटी खुली है? क्यों उनकी बुरी हालत है? खिलाने के लिए, लोग बैठे करवाने के लिए, नौकरी की बात कर रही है, जो पार्टी नौकरी के लिए लैंड लेती है, जमीन लेती है, उसमें घोटाले करती है, आप उस पार्टी से हैं? शर्म नहीं आती आपको? आप लोग गरीब लोगों से जमीन का पट्टा लेकर नौकरी देते हैं और अब नौकरी की बात कर रहे हैं। ये तो आपने हद ही पार कर दी, ये तो बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है, बेहयाई की हद है। नौकरी छीनते हैं आप लोग, चारा खाते हैं आप
कोविशील्ड क्या जो क्या जो किया लगाया, आप लोगों ने, 8% और आप का इतनी बेशर्मी से अभी तक बता नहीं पा रही है कि बप्पो ने क्या किया, और वो बच्चे क्यों बैठे थे गरीब, लगाया क्यों बैठे थे, कितना बप्पा लैंड है बिहार में, कितना लैंड है, उनके लिए स्कूल नहीं खुल सकता था, उनके लिए हॉस्टल नहीं हो सकता था, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जवाब है, शील्ड जवाब है, वो लगा रहा है, खून का जवाब है, खर्चा जम रहा है, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, कर्नाटक में क्या हुआ याद है आपको, पीएम केयर फंड का पैसा अपने केयर में लगा दिए हैं, ठीक ये है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, आपको बस प्रचार करना नहीं ठीक है, ठीक अपना है, चश्मा ठीक है, पहनने ठीक में है। लगा दिए हैदर हैं। मुजीब फिर आ रहा हूं आपके पास, सूट बदलने में एक लगा मौका दिए। आपके पास है कि जो भड़काऊ बातें कही या तो उसके लिए खेत पकड़ करिए, दूसरी बात है कि मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत हिमायतुल इस्लाम, ऑल इंडिया सूफी सजाद नशीन काउंसिल, पसमानदा मुस्लिम महाज, प्रियंका जी के हिसाब से चलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को मैंने छोड़ भी दिया, तो मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह, ये मुसलमान नहीं है क्या? ये मैं बता रहा हूँ, ये मुसलमान है, परंतु इन्होंने आरएसएस की शाखा ज्वाइन कर रखी है। हर लोगों में कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो होते आपने हैं किसकी जो शाखा अपने ज्वाइन कर रखी है? benefits के हैदर लिए- मुजीब, मैंने किस भड़काऊ गैंग की शाखा ज्वाइन कर रखी है आपने? मैंने नहीं कर जो रखी। यहाँ पर बैठकर मैंने- बिना पर फैक्ट मुझे की बातें ऐसा करते लगता हैं। है कि आपने इंटरनल भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर किसकी रखी है। शाखा ज्वाइन कर रखी राकेश है? पांडे जी, आपने इंटरनल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की ज्वाइनिंग कर रखी है। भैया जिस ये सब तरीके से टैगिंग मत दिया आपको करिए, टाइम रख, मेरे सामने फैक्ट की बातें क्या करिए, मैं तो फैक्ट्स की बात और बिना भड़काकर अपनी बातें अपनी सोच सामने रखा करिए, और भड़काएंगे तो फिर कायदे से आपको जवाब दिया जाएगा उसका। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, हम अगर आंदोलन करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में आंदोलन करेंगे। और ये जो वक्त बिल लाई है भारतीय जनता पार्टी, ये टोटली मुसलमानों की जमीन को हटाने के लिए और साजिया इल्मी जैसे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैदर मुजीब, मैं फिर कह रहा हूं, जाकर सोचिएगा, और क्यों इस देश में कई जगहों पर अनरेस्ट फैल जाता है, हैदर मुजीब जैसे लोग होते हैं कि बिना फैक्ट के आकर हवा में बातें बोलकर जाते हैं भड़काने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।